गुड मॉर्निंग दोस्तों, कैसे हैं आप लोग। आज हम लोग समाज कल्याण प्रशासन को पढ़ेंगे। मतलब इस जो 10 यूनिट में चौथी यूनिट आज हम कंप्लीट करने की कोशिश करेंगे। या तो एक लेक्चर में हो जाएगी या एक लेक्चर और लगेगा, इसमें आराम से हो जाएगी, क्योंकि इसके बारे में हम लोगों ने कुछ सेकंड यूनिट में भी पढ़ लिया हुआ है। समाज कल्याण प्रशासन तो करीब करीब थोड़ा पढ़ा हुआ है, और बाकी चीज़ें भी हम आगे पढ़ने की कोशिश कर रहे हैं। ठीक है, तो आज हम शुरू करते हैं समाज कल्याण प्रशासन। और हाँ, जो भी लोगों ने प्रयास किया हुआ है अपने नोट्स बनाने का, और प्रयास किया हुआ है जितना ज़्यादा स्पीड बढ़ाने का, तो प्लीज़ आप उसको और अच्छे से करते रहिए। और हाँ, आपको यदि कोई भी सजेशन देना हो तो प्लीज़ आप मैसेज ड्रॉप कर दीजिएगा। किसी प्रकार से कुछ भी चीज़ें हैं, ये अलग बात है कि हम आप लोग का मैसेज नहीं देख पाते हैं, ये अलग बात है कि कोई भी चीज़ें कभी कभार रिप्लाई नहीं कर पाते हैं। इसका मतलब बिल्कुल भी नहीं है कि हम उस पर ध्यान नहीं देते, लेकिन हाँ, समय अभाव के कारण कभी कभी ऐसा होता है कि हम बेहतर तरीके से आप लोग को अच्छे से रिप्लाई नहीं कर पाते। तो प्लीज़ आप ध्यान दीजिए। और हाँ, यदि इस यूनिट की जो पीडीएफ है वो आप भी अवेलेबल है, आप ले सकते हैं। और साथ में टेस्ट सीरीज में यदि आपको लगता है कि आपको अपने जो तैयारी है उसको जज करना है, तो आप उसको भी टेस्ट सीरीज के माध्यम से जो एमसीक्यूज बेस पे है आप उसको चेक कर सकते हैं। ठीक है, बाकी आपको यदि कुछ और जानकारी करना है तो आप हमें व्हाट्सअप कीजिएगा। चलिए, आज हम लोग स्टार्ट करते हैं समाज कल्याण प्रशासन। देखिए, समाज कल्याण प्रशासन पहले ही बताया है कि 3 शब्दों से मिलकर बना हुआ है, समाज, कल्याण और प्रशासन। समाज मतलब सीधा सा है, आप समझ सकते हैं, इससे सोसाइटी से मतलब है। और कल्याण से मतलब यह है उनके समाज के सभी लोगों के कल्याण के लिए। और प्रशासन से मतलब यह है, ये संपूर्ण जो नीतियां हैं इनको बेहतर तरीके से लागू करने के लिए, कल्याण रूपी कार्यक्रम चलाने के लिए जो प्रशासन होता है उसे ही समाज कल्याण प्रशासन कहते हैं। तो आप एक प्रकार समझें, जो भारत देश है, भारत देश में जितने भी सरकारें हैं, जैसे केंद्र सरकार हो, राज्य सरकार हो, ये सभी समाज कल्याण करती हैं, और समाज कल्याण प्रशासन के रूप में हम इनको देख सकते हैं। तो इसको हम लोग जो सिलेबस में दिया हुआ है उस सिलेबस के आधार पर पढ़ने की कोशिश करेंगे। तो पहला तो ये है इसका ऐतिहासिक पृष्ठभूमि। देखिए, ये जो ऐतिहासिक पृष्ठभूमि है, आप समझिए, ये जो कल्याणकारी कार्यक्रम हैं यह आज के नहीं है, यह पिछले बहुत समय से चलते आ रहे हैं। चाहे वो प्राचीन काल हो, मध्यकाल हो, आधुनिक काल हो, ब्रिटिश काल हो, या स्वतंत्रता के बाद का समय हो, और वर्तमान का समय हो, सब जगह ही यह पहले से विद्यमान था और आज भी विद्यमान है, और भविष्य में भी यह विद्यमान रहेगा। तो आप समझिए कि जो प्राचीन काल है, यदि प्राचीन काल की हम लोग बात करें तो वहाँ क्या होता था, आपने देखा होगा, बहुत सारे जो धर्मशास्त्र हैं, बहुत सारे वेद हैं, बहुत सारे अन्य ग्रंथ हैं। वहाँ पर क्या है, समाज एवं प्रजा की सुरक्षा के लिए, कल्याण को सुनिश्चित करने तथा प्रशासक अथवा राजा का कर्तव्य माना जाता था। मतलब राजा के बहुत सारे कर्तव्य बताए गए हैं, जिसमें से राजा जो है, प्रजा प्रजा को एक अपने परिवार के पुत्रों की तरह या परिवार की तरह ही माना जाता था। यदि किसी प्रकार की यदि कोई वहाँ पर कमी दिख रही है, या रात को भेष बदल के भी राजा, आपने सुना होगा, बहुत सारी कहानियों में देखा होगा, भेष बदल कर भी राजा जाया करते थे और वहाँ का अपनी प्रजा का हालचाल देखा करते थे। तो समझ लीजिए, इसका मतलब सीधा सा ये हुआ कि जब प्राचीन काल में ही हर समय में राजा का कर्तव्य होता था कि वह जाए और अपनी प्रजा का देखभाल करे। इसमें दानशीलता, परोपकारिता, दयालुता, उदारता, ये सब परंपराएं संसार में पहले से ही हैं और आज भी विद्यमान है। वह उनका भी कर्तव्य होता था। जैसे हम लोग बहुत सारे युग करते हैं, द्वापर, त्रेता, कलयुग, ये हर युग में किसी न किसी रूप में विद्यमान रहता ही है। और चाहे वो धर्म से जोड़ लीजिए आप, चाहे आप समाज से जोड़ लीजिए, चाहे अन्य बातों से जोड़ लीजिए, वह अपने जो उपयोगिता और अपनी उपस्थिति को आप वो अपने आप दिखा दिया जाता था कि यहाँ परोपकार हो रहा है। उसी को हम कल्याण के रूप में देख सकते हैं। और जब यह कल्याणकारी कार्यक्रम एक प्रशासक के द्वारा किया जाता है, एक राजा के द्वारा किया जाता था, तो हम इसको समाज कल्याण प्रशासन का नाम प्राचीन काल में दे सकते हैं। ठीक है। सिंधु घाटी सभ्यता काल में सामाजिक प्रशासन का निष्कर्ष अंत
अधिकांशतः अनुमानों पर आधारित है। जो वहाँ पे भी बहुत सारे तो प्रमाण हमको बहुत मिले नहीं, जो मिले हैं उसी के आधार पर हम जान सकते हैं। खुदाई से अप्राप्त अवशेषों से विद्वान ने यह भी निष्कर्ष निकाला है कि मोहनजोदड़ो और हड़प्पा साम्राज्य की सामाजिक व्यवस्था व्यवस्थित और सुशासित थी। मतलब एक सिस्टमेटिक व्यवस्था थी, नगरीय सभ्यता थी, वहाँ पर प्रशासन था, वहाँ पर व्यापार था, वहाँ पर हर चीज़ें थी और समाज कल्याण प्रशासन भी वहाँ पर विद्यमान था, जिनका कल्याण एवं सुख तथा इस अन्य संसार में उसे उन्नत करता है। इसी प्रकार उसने अनेक लोक उपकारी सेवाओं की व्यवस्था कर रखी थी। जैसे वहाँ पर सिंचाई व्यवस्था अच्छी थी, सड़क निर्माण अच्छा था, और रास्तों पर आश्रय प्रदान करने के लिए वृक्ष का रोपण था। ये सब व्यवस्थाएं वहाँ पर पहले से थी हैं। अब आगे देखें तो जो पहले के समय में जो प्रशासन था उसमें राज्य या राजा स्वयं के निर्धनों, गर्भवती महिलाओं, नवजात बच्चों, अनाथों, वृद्धों, अशक्तों, जो इस तरह के लोगों की सहायता बहुत बेहतर तरीके से करते थे। तो आप समझिए, सहायता जो भी की जाती थी एक प्रशासक के द्वारा, वह समाज कल्याण प्रशासन आप समझ सकते हैं। ठीक है, अब हम आते हैं मध्यकाल, मध्य युगीन में। मध्य युगीन का भी जो समय होता है जहाँ पर आपने बहुत सुल्तान, राजपूत, मुगल, ये गुलाम वंश, ये सब चीज़ें देखा होगा ना, ये सब आते हैं मध्यकाल में। यहाँ पर आपने देखा होगा बहुत सारे लोगों ने ऐसी प्रथाएं बनाई जिसमें से दान की प्रथा की, बहुत सारे बाग लगाए, बहुत सारे रास्तों में जो राहगीरों के लिए आश्रयदाता बनवाए गए। तो ये सब चीज़ें क्या है, मध्यकाल में आपको देखने को मिलेगी। वहाँ पर जैसे एक फिरोज शाह तुगलक है एवं शेर शाह सूरी इस युग में एक ऐसे पद जिन्होंने सामाजिक प्रशासन के क्षेत्र में ज़रूरतमंदों एवं बेरोजगारों की सहायता की। देखिए जनरली क्या होता है, पहले के जो मध्यकाल में बहुत सारे जो प्रशासक है उनको क्रूर की संज्ञा दी जाया करती है, लेकिन उसमें बहुत सारे ऐसे थे जिन्होंने अपने प्रजा के लिए बहुत आगे बढ़कर योगदान किया, जिनका नाम हम लोग बेहतर तरीके से पढ़ते हैं। बहुत सारे लोगों ने जैसे वृक्ष लगवाए, बहुत सारे पेड़ लगवाए, पेड़ बागान लगवाए। क्यों लगवाए? जिससे क्या होगा, बागान लगवाएंगे तो वो लोगों के लिए काम आएगा। बहुत सारी रोडें बनवाई, जिससे क्या है, लोग आसानी से उसमें चलकर एक देश से दूसरे या देश या एक स्थान से दूसरे स्थान की यात्रा बेहतर तरीके से कर सकेंगे। मतलब देखिए, प्राचीन काल और आधुनिक आधुनिक काल, यहाँ पर आप ध्यान देंगे लगभग वही स्थिति है जो स्थिति में परोपकार होता रहा है। केवल इस सिलेबस के आधार पर हम लोग इस टॉपिक को पढ़ रहे हैं। अब मुगल शासक क्या थे? अकबर का योगदान तो सभी को पता है, शायद आप लोग अच्छे से जानते होंगे। जो निर्धन माता पिता है उनकी पुत्रियों के विवाह के लिए दहेज का अनुदान होता था, अकाल पीड़ितों के लिए खाद्यान्न का वितरण होता था, प्राकृतिक विपदाओं से ग्रस्त लोगों के को कर्ज आदि, इस ये सब जो कार्य है अकबर करते थे और सभी धर्मों का सम्मान भी करते थे। तो कहीं ना कहीं उनका ये जो योगदान है वो समाज के कल्याण के लिए बहुत अहम था। अब इसी प्रकार से हम आगे आएंगे तो सीधे ब्रिटिश काल आता है। ब्रिटिश काल को भी हम लोग दो भागों में बांट दें। एक होता है ईस्ट इंडिया कंपनी का प्रशासन और एक दूसरा है आपका ब्रिटिश राज का प्रशासन। देखिए, ईस्ट इंडिया कंपनी जब क्या है, ईस्ट इंडिया एक प्रकार से यहाँ पर भारत में व्यापार करने आई थी, लेकिन व्यापार करने आई जब यहाँ की संपन्नता, यहाँ की बातें, सब कुछ देखा उन्होंने, तो यहाँ पर धीमे धीमे उन्होंने प्रशासन पर भी हिस्सा लेना शुरू कर दिया और प्रशासन करने लगे। जब काफ़ी बेहतर प्रशासन करने लगे, काफ़ी हद तक उनकी सफलता मिलने लगी, तो ब्रिटिश ताज जो है उन्होंने फाइनली सब कुछ अपने हाथ में ले लिया। और उसके बाद जो कल्याणकारी कार्यक्रम किए वह ब्रिटिश ताज द्वारा माने जाते हैं। तो ब्रिटिश द्वारा जो है उन्होंने क्या है, बहुत सारी सेवाएं हैं बस, जैसे रेल, सड़क, सिंचाई, शिक्षा, जन स्वास्थ्य, आवास, इसका विस्तार किया। हालांकि बहुत कुछ चीज़ें तो अपने स्वार्थ के लिए किया, लेकिन वो कहीं ना कहीं आम लोगों के लिए एक कल्याणकारी रूप में सामने आई। आज भी हम लोग उसको बेहतर तरीके से उपयोग करते हैं। जैसे आपने देखा होगा बहुत सारे विश्वविद्यालय अधिनियम है, बहुत सारे शिक्षक अधिनियम है, बहुत सारे जो आज हम लोग लोक सेवा आयोग है, जैसे मध्य प्रदेश लोक सेवा आयोग है या फिर यूपीएससी लोक सेवा आयोग, जैसे यूपीएससी है। तो आप समझिए ये सब की जो शुरुआत है अंग्रेज़ों के द्वारा ही की गई है।
और उसको बेहतर तरीके से हम लोगों ने अपने हिसाब से उसको मॉडिफाई किया हुआ है। ठीक है। अब देखिए, जो भारत सरकार अधिनियम है 1935 में जन स्वास्थ्य एवं चिकित्सीय शिक्षा के प्रशासन एवं व्यवस्थापन हेतु प्रांतों को स्वायत्तता प्रदान की गई। लगभग वही चीज़ है जो आप पढ़ते आ रहे हैं। अब हम आते हैं सीधे समाज सुधार में। अब यहाँ तक तो व्यवस्था हो गई, प्राचीन काल में कैसा हो रहा था। अब यदि विशेष तौर पे समाज सुधार की बात करें तो हमने समाज सुधार के बारे में पूरा बेहतर तरीके से पहली यूनिट के अंतिम चैप्टर में पढ़ा है। मतलब समाज को सुधारने के लिए जो भी प्रयास किए गए हैं प्रशासन के द्वारा, वह समाज सुधार की संज्ञा में आते हैं। जैसे आपने यदि आप कहें कि राजा राम मोहन राय है, उन्होंने बहुत प्रयास किया, समाज के सुधार के लिए एक अग्रदूत के रूप में माने जाते हैं। और उनको उनके विषय में आप समझें तो आप ये पाएंगे कि जो अग्रदूत रहे हैं, इन्होंने बहुत प्रयास किया है, बहुत इतना प्रयास किया है। यदि जैसे सती प्रथा है, सती प्रथा को के उन्मूलन के लिए इन्होंने 10 साल प्रयास किया। 10 साल सरकार के पास निवेदन किया कि आप एक काम कीजिए, ये सही नहीं है और इसके प्रति कानून बनाइए, अगेंस्ट कानून बनाइए। तो क्योंकि देखिए क्या है, एक व्यक्ति किसी भी समाज की जो व्यवहार है उसके प्रति सही यदि नहीं है तो मना करेगा यदि वो, तो लोग क्या करेंगे, नहीं हम क्यों माने, तुम कौन होते हो मानने वाले। और जब तक डर नहीं है तो देखिए, सामाजिक नियंत्रण में डर बहुत आवश्यक है। जब तक डर नहीं होगा तब तक आप किसी गलत काम को करने में 100 बार नहीं सोचेंगे। जैसे अब उन्होंने, राजा राम मोहन राय ने अपने स्तर से बहुत प्रयास किया, लेकिन एक बृहद स्तर में, एक पूरे राज्य नहीं पूरा देश, देश बहुत बड़ा है, पूरे बड़े देश में व्यवस्था करने के लिए जब तक एक कानून नहीं होगा, उस कानून में एक व्यवस्था नहीं होगी, तब तक लोग उसको कैसे मानेंगे। तो उन्होंने जो बहुत सारी अपनी दलीलें रखी, जो अंग्रेजी सरकार है, कि ऐसा नहीं होना चाहिए, जिंदा किसी महिला को उसके पति के मृत्यु होने पर चिता में जलाना ये सही नहीं है। ये बहुत सारी बातें बताई, अंग्रेज़ों को भी लगा फाइनली। लेकिन ये सब 10 साल हो गए, 10 साल प्रयास करते करते अगर बाद में उनको लगा कि हाँ ऐसा होना चाहिए, तो अंतिम में उन्होंने 1829 में कानून बना दिया। तो ये है समाज सुधार की बात। जैसे आगे ही विधवा पुनर्विवाह, एक किसी बालिका की या किसी भी औरत की शादी हो गई और किसी कारण से उसके पति की मृत्यु हो गई, तो उसको दोबारा शादी करने का अधिकार नहीं था, दोबारा विवाह नहीं कर सकते थे। लेकिन समाज में ये बहुत बड़ी विडंबना को दूर करने के लिए बहुत लोगों ने प्रयास किया और अंततः क्या हुआ, ऐसा कानून सरकार के द्वारा बना दिया गया कि हाँ, वह कानूनी तौर पे वह दूसरा विवाह कर सकती है। अब ठीक जैसे हम लोग और आगे आए तो उसमें जाति प्रथा, बहुत सारी जातियां ऐसी थीं जो जातियां किसी भी सड़क से यदि निकल नहीं सकती थी, यदि वहाँ सवर्णों का कब्जा था। और सवर्ण उस जगह पे यदि कोई निकल जाए तो उसे दंड स्वरूप जुर्माना या आर्थिक, मानसिक, शारीरिक दंड मिलता था उन कमज़ोर वर्ग को। और ये जो कमज़ोर वर्ग था, तो आप समझिए कमज़ोर वर्ग बहुत ही कमज़ोर था, ना कोई कानून था, ना कोई कोई सुनने वाला था, तो किसके आधार पर वो करते। इनका भी सुधार हुआ और एससी एसटी जैसे थे, उसके बाद इन्होंने प्रयास किया। जैसे बाबा भाई जो अंबेडकर जी हैं, इन्होंने हैं, गांधी जी ने प्रयास किया कि छुआछूत की भावना नहीं रहेगी, सबको समान अधिकार प्राप्त होगा। और अंततः संविधान में भी इस बात की चर्चा की गई। तो इस आधार पर आज आप देख रहे हैं हर जगह सभी लोगों को समान अवसर मिलता है। फॉर्म भरने के लिए केवल आपसे ही पूछा जाता है कि आप किस कैटेगरी से हैं, उसके लिए रिजर्वेशन दिया जाता है अलग से कि अब वो तबका आगे आए और समाज में एक अपनी जगह बना सके। ठीक है, तो ऐसी स्थितियां आप समझिए होती हैं। तो उसका भी सुधार हुई। अब आगे देखें तो इसमें बहुत सारे समाज सुधार में विवाह संबंधी है, दहेज प्रथा संबंधी है, जो स्वतंत्रता बाद हुए तो वो भी हुआ। अब देखिए सामाजिक सुरक्षा। सामाजिक सुरक्षा क्या होती है? सामाजिक सुरक्षा ये होती है, समाज के लोगों को अपने जीवन यापन या बाकी चीज़ों मुख्य आवश्यकताओं को पूर्ति के लिए या भविष्य के लिए अपनी आवश्यकताओं की सुरक्षा के लिए जो न्याय मिलता है, वही है क्या है?
सामाजिक सुरक्षा जैसे आपने देखा होगा पेंशन। पेंशन क्या होती है? पेंशन तो बहुत सामान्य चीज़ है। आप कोई आंशिक दान करते हैं महीने में, फिर बाद में एक निश्चित अवस्था बाद आपको पेंशन मिलती है। क्यों? क्योंकि ये सामाजिक सुरक्षा की स्थिति है। जब आप वृद्ध हो जाएंगे, कोई काम नहीं कर पाएंगे, तो उस कंडीशन में आप क्या करेंगे? उस कंडीशन में आप ये प्रयास करेंगे कि हाँ, हमको कुछ किसी से कुछ पैसे मिलने चाहिए। तो देखिए, ये तो खुद का योगदान हो गया, लेकिन यदि समाज कल्याण प्रशासन की बात करें, तो आपने देखा होगा विधवा पेंशन, वृद्धा पेंशन, जो बुजुर्ग पेंशन है, वो सब आपने सुनी होगी। क्यों है वो? क्योंकि यदि आप बुजुर्ग हैं, आप कुछ नहीं कर पा रहे, तो सरकार के पास आप एक आवेदन दीजिए, आपको महीने का कुछ अमाउंट आपके खाते में आ जाया करेगा, जो आपकी खुद की आवश्यकताओं के लिए बहुत पर्याप्त तो नहीं होगा, लेकिन इतना होगा कि आप उसको पूरी कर सकते हैं, किसी के सामने हाथ फैलाए नहीं। तो ये भी एक सामाजिक सुरक्षा की स्थिति होती है। और बहुत सारे ऐसे कानून बने जिसमें लोगों ने क्या किया, एक योगदान दिया, बहुत सारे संघ का निर्माण हुआ, जिससे वह क्या हुआ, अपने संघ के लोगों के हित के लिए उन्होंने प्रयास किया। ठीक है। अब समाज कल्याण में देखा होगा बहुत सारे वो SC ST OBC जातियां हैं, इनके कल्याण के लिए जो भी हमने बताया आपको कि उनके लिए आरक्षण की व्यवस्था की गई, उनके लिए विशेष व्यवस्था की गई कि वह आगे आकर समाज का एक हिस्सा बन सके और समाज में सभी के बराबर समान अधिकार प्राप्त कर सकें। ठीक है। अब देखिए, स्वतंत्रता के बाद की हम बात करें तो कुछ चीज़ें हैं, जैसे सुशासन। सुशासन मत शासन एक अलग होता है, एक सुशासन अलग होता है। जैसे एक शासन है, शासन में कोई भी एक व्यक्ति अपनी प्रजा पर शासन करेगा, लेकिन वो शासन दो प्रकार से हो सकता है। या तो शासन बेहतर करेगा, अच्छा करेगा, या तो शासन खराब करेगा। आप समझ रहे हैं ना? जब शासन ऐसा होगा जो वहाँ की जनता के प्रति उनके कल्याणकारी कार्यक्रमों सहित बेहतरी की दिशा में जाएगा, तो वह सुशासन होगा। और जब वही शासन उनके अगेंस्ट जाएगा, केवल एक शासककर्ता के रूप में, उनमें उनके अधिकारों को छीनना, उनको कष्ट देना, या कष्ट है में तो ध्यान नहीं देना, ये सब होगा, तो कुशासन कहलाएगा। तो एक सुशासन सुशासन मतलब होता है सरकार के द्वारा यहाँ के लोगों के लिए बेहतर तरीके से कल्याणकारी कार्यक्रमों को लाना, उनका देखभाल करना और उनसे और बेहतर तरीकों के लिए व्यवस्था करना, ये है सुशासन। ठीक है। ई प्रशासन क्या है? ई प्रशासन बहुत इंपॉर्टेंट है। आज के समय में आपने देखा होगा, एक समय था जब आप जब आप फॉर्म भरते थे, फॉर्म भी आपको मार्केट से ऑफलाइन मिलता था। आप ऑफलाइन फॉर्म लाते थे, उसको भरते थे, भेजते थे, ये सब होता था। आज के समय में क्या है, आप एक कंप्यूटर की वेबसाइट खोली, उस पर फॉर्म भरा और एक क्लिक किया, सीधे फॉर्म पहुंच गया। इसी प्रकार सरकार की बहुत सारी योजनाएं, जैसे आपको यदि जाति प्रमाण पत्र है, आपका निवास प्रमाण पत्र है, इस तरह की आजकल जो अन्य सेवाओं के लिए सरकार का पोर्टल है, उसमें आप जाइए, अपनी पूरी जानकारी अंकित कीजिए और भेज दीजिए। कुछ समय बाद या बाकी सबको डॉक्यूमेंट सही हैं, तो आपका आवेदन आपको डिजिटली रूप से मिल जाएगा। मतलब यही है ई प्रशासन, मतलब प्रशासन का वह स्वरूप जिसमें क्या होता है, हम बहुत सारे इलेक्ट्रॉनिक तरीके का यूज़ करते हैं, चाहे इलेक्ट्रॉनिक मेल, चाहे आप कंप्यूटर हो गया, चाहे अन्य जो तरीके हैं उनका यूज़ करते हैं, जो जो सरकार से सीधे आप एक वेबसाइट के माध्यम से जुड़ सकते हैं, तो वो कहलाता है ई प्रशासन। ठीक है। अब सामाजिक प्रशासन का वर्गीकरण। यदि हाँ, अब देखिए, पहला पॉइंट खत्म हो गया सिलेबस का इतिहास। अब हम जो समाज कल्याण प्रशासन है, उस समाज कल्याण प्रशासन की बात करें तो क्या है, ये देखिए समाज कल्याण प्रशासन। यदि भारत में हम लोग चर्चा करते हैं तो समाज कल्याण प्रशासन को तीन भागों में बांट सकते हैं। एक तो होता है केंद्र का स्तर, जिसमें आप देख रहे हैं केंद्र में जो प्रधानमंत्री होते हैं, उनकी सरकार होती है, सांसद चुने जाते हैं, वो हो गया। दूसरा हो गया राज्य सरकार, जिसमें आप विधायक चुनते हैं, विधायक जाते हैं, मुख्यमंत्री होते हैं।
और तीसरा जिला स्तर में भी आप चाहें तो दो भागों में बांट सकते हैं। एक शहर का स्तर होता है और एक होता है गांव का स्तर। गांव में क्या होता है, पंचायती राज होती है, जहां पर जो भी सरपंच बनता है या फिर जिले में एक पार्षद बनता है या महापौर बनते हैं, मेयर बनते हैं, ये सब क्या होते हैं, ये भी अपने वहाँ के नागरिकों के लिए कल्याणकारी कार्यक्रमों को उपयोग करने के लिए प्रयास करते हैं। जैसे सिंपल सा है, सड़क बनवाना। तो सड़क क्या है, सड़क भी एक कल्याणकारी कार्यक्रम है जिसमें सरकार किसी भी स्तर में, चाहे केंद्र स्तर में, राज्य स्तर में हो, चाहे जिला स्तर में हो, जिला स्तर के दोनों भाग में हो, चाहे ग्रामीण स्तर में हो, चाहे शहरी स्तर में हो, दोनों में जो जब सड़क बनती है, सड़क का उपयोग बेहतर तरीके से करने के लिए, ये नागरिकों को उपयोग करने के लिए एक सुविधा दी जाती है। ठीक है जी, ये भी एक कल्याणकारी कार्यक्रम है। तो हम लोग इसको विस्तार से पढ़ने की कोशिश करेंगे कि केंद्र में सामान्यतः कौन कौन आता है, राज्य की व्यवस्था क्या होती है और जिला की व्यवस्था भी क्या होती है। इन तीनों के अलावा भी कुछ चीज़ें हैं जो हम लोग देख सकते हैं। देखिए, जैसे अंतर्राष्ट्रीय समाज कल्याण प्रशासन, इसमें क्या होता है, इसमें देखा होगा आपको यूनिसेफ हो गया, जिसमें क्या बच्चों के लिए अधिकारों की व्यवस्था होती है। बहुत सारे आपने देखा होगा, वर्ल्ड बैंक हो गया, वर्ल्ड बैंक में जो गरीब देश होते हैं उनकी सहायता की जाती है। और आप आगे देखेंगे तो बहुत सारी ऐसी संस्थाएं हैं, तो वो क्या करती हैं, वो भी संस्थाएं बहुत सारी व्यवस्था करती हैं अपने बाकी कल्याणकारी कार्यक्रमों को चलाने के लिए, चाहे वो खाद्यान्न वितरण हो, चाहे वो गरीबों से गरीबी से लड़ने के लिए से व्यवस्थाएं हों, या बहुत चीज़ें हों जो की जाती हैं। ठीक है। अब देखिए, केंद्रीय समाज कल्याण प्रशासन, ये केंद्र से समाज में जो कल्याण प्रशासन होता है वो एक विभाग ही बना दिया गया है, जहाँ पर केंद्रीय प्रशासन कल्याण विभाग है और अन्य सभी काम वो करते हैं। ठीक है। राज्य स्तरीय में भी होता है समाज कल्याण प्रशासन और जिला स्तर में भी होता है। आपको पता होगा जिस पोस्ट के लिए आपने अप्लाई किया हुआ है वह एक जिला स्तरीय पोस्ट है, और उसमें एक विभाग होता है जहां पर आप असिस्टेंट डायरेक्टर के रूप में कर सकते हैं। हालांकि इस पोस्ट का यूज़ आप प्रदेश सरकार ले सकती है या बाकी ले सकती है, लेकिन सामान्यतः एक विभाग होता है जहां पर आप एक जिले के विभाग को आप संभाल सकते हैं और जितनी भी कल्याणकारी योजनाएं हैं आप लागू कर सकते हैं, या लागू करने के लिए प्रयास करवा सकते हैं, जागरूकता फैला सकते हैं, या अन्य काम जो सरकार आपको दे। बहुत सारी एनजीओज़ हैं जो केवल कल्याणकारी कार्यक्रम में लगी है। वृद्धों के लिए अलग है, विधवाओं के लिए अलग है, बच्चियों के लिए अलग है। आपने देखा होगा गरीबों के लिए बहुत सारे, भिखारियों के लिए काम करते हैं, बहुत सारे एनजीओ एनवायरनमेंट के लिए काम करते हैं, ये भी है। अंतर्राष्ट्रीय संस्थाएं जो देखा होगा, जो बहुत सारी संस्थाएं ऐसी होती हैं जो केवल कल्याणकारी कार्यक्रम ही करती हैं। निजी संस्थाएं भी ऐसी हैं जो संस्थाएं काम करती हैं। जैसे आपने देखा होगा बहुत सारे आजकल जो बड़ी बड़ी फैक्ट्रीज हैं, उस फैक्ट्रीज में क्या होता है, उसमें सरकार ने क्या किया है कि 2% आपका एक व्यवस्था है, मतलब CSR, कॉर्पोरेट सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी, जिसके तहत क्या होता है, जितना भी फ़ायदा आप कमाओगे, जो प्रॉफिट कमाओगे, उसका 2% आप क्या करेंगे, समाज के कल्याणकारी कार्यक्रमों में आपको करना ही पड़ेगा। ये आपको निश्चित करना है, सुनिश्चित करना पड़ेगा, तभी उनके लिए आगे बैलेंस शीट या बाकी चीज़ें सरकार के द्वारा अप्रूवल हो सकेंगी। ठीक है। स्वैच्छिक संस्थाएं तो बताया है आपने, इसमें एनजीओज भी हो सकती हैं, बाकी हो सकती हैं। अब यदि आप ध्यान से देखें तो ऐसे जो बहुत सारे कार्यक्रम हैं, जैसे आपने चिकित्सालय, न्यायालय, विद्यालय, सुधार करने एवं दंड देने वाली संस्थाएं, ये सब भी समाज कल्याण प्रशासन के अंतर्गत आती है। ठीक है। और समाज कल्याण प्रशासन में क्या होता है, आप समझ सकते हैं, इनका इनका बेहतरीन तरीके से करना, प्रशासन करना। कुछ परिभाषाओं को हम लोग पढ़ लें, क्या है। जैसे समाज कल्याण प्रशासन का व्यवहारिक रूप सामान्य प्रशासन के समान है। यदि हम सीधा सीधा समझें कि आज के समय में समाज कल्याण प्रशासन क्या है, तो समाज कल्याण प्रशासन वही है जो हम लोग एक सामान्य प्रशासन के रूप में देखते हैं, जैसे राज्य सरकार, केंद्र सरकार, जिला सरकार, ग्राम पंचायत, ये सब कहलाती हैं सामान्य प्रशासन। और इन्हीं के ही रूप में समाज कल्याण प्रशासन है। अब इनकी संतुष्टि के लिए बहुत सारे कार्य करने पड़ते हैं इसमें। जैसे समाज का कार्य के तरीके हो गए, सामाजिक निदान हो गए,
और व्यक्तियों की आवश्यकताएं, इनके आधार पर भी बहुत सारे कार्य किए जा सकते हैं। जॉन सी किडनी है, उन्होंने कहा था कि समाज कल्याण प्रशासन सामाजिक नीति को सामाजिक सेवाओं में बदलने तथा सामाजिक नीति को मूल्यांकित एवं संशोधित करने में अनुभव के प्रयोग की एक प्रक्रिया है। इसमें साफ साफ देखिए क्या लिखा हुआ है, एक प्रोसेस बताई गई है। उस प्रोसेस में क्या बताया गया है? उस प्रोसेस में ये बताया गया है कि सोशल पॉलिसीज़ होती हैं, उन पॉलिसीज़ को क्या है, सामाजिक सेवाओं में मतलब उनको इम्प्लीमेंट करना, उनको लागू करना ही समाज कल्याण प्रशासन है। और जो लागू कर रहे हैं वो वास्तव में उनका मूल्यांकन करना, संशोधित करना और उससे बेहतरी के लिए प्रयास करना, यही है इनके द्वारा समाज कल्याण प्रशासन। एक और हैं इन्होंने बताया है, समाज कल्याण प्रशासन से हमारा आशय उन सहायक एवं सुविधाजनक क्रियाकलापों से है जो किसी सामाजिक संस्था द्वारा प्रत्यक्ष सेवा करने के लिए अनिवार्य है। एक एक और है, उन्होंने बताया कि सामाजिक अभिकरण तथा सरकारी या गैर सरकारी कल्याणकारी कार्यक्रमों से संबंधित प्रशासन को समाज कल्याण प्रशासन कहते हैं। चाहे सरकारी अभिकरण हो, चाहे गैर सरकारी हो, देखिए इनके कल्याणकारी, ध्यान दीजिएगा, एक कल्याणकारी जो कार्यक्रम होंगे यही कहलाएंगे समाज कल्याण प्रशासन। ठीक है, अब हम लोग और आगे बढ़ते हैं। इनका विश्लेषण करें समाज कल्याण प्रशासन का, तो पाएंगे हम लोग क्या है, इसमें विशेष ज्ञान, सिद्धांत एवं निपुणता होती है। नियंत्रण, संचालन, संगठन होता है। निर्देशन, नियोजन, सहयोग, संबंध, ये सब पाया जाता है। व्यक्तियों, समूहों, समुदायों को सामाजिक सेवा प्रदान करना। संस्था के उद्देश्यों, नीतियों, कार्यक्रमों, बजट, सेवार्थी चयन, ये सब चीज़ें समाज कल्याण प्रशासन के अंतर्गत आता है। इसमें उद्देश्यों की प्राप्ति के लिए जो भी प्रयास किया जाता है सामाजिक संस्था द्वारा, वो भी इसमें आएगा। प्रजातांत्रिक सिद्धांत भी आएंगे इसमें। प्रजातांत्रिक जो प्रशासन है उसकी प्रविधियाँ देखी जाएं तो प्रविधि में क्या होता है, समूह नेतृत्व की प्रविधि होती है, शिक्षण की प्रविधि होती है, समस्या निवारण की प्रविधि होती है, समूह वार्तालाप की प्रविधि होती है और शिक्षात्मक अधीक्षण एक की प्रविधि होती है। देखिए ये हो गया। अब हम लोग समाज, राज्य और केंद्र और जिला स्तर में कुछ संस्थाएं हैं सरकार की जो कल्याणकारी कार्यक्रम करती हैं, उसको हम थोड़ी समझने की कोशिश करते हैं कि उनका उनका क्या है, वो किस प्रकार से कार्य करती हैं, उनका काम क्या है। इसको हम लोग कोशिश करेंगे समझ लें इसको। ठीक है।